जी, ये डायमाइन। अच्छा जी। जो एज ए एंटी कोगुलेंट काम कर रहा होता है। तो आपने याद रखना है कि जो हमारे पास येलो टॉप ऑयल होती है, इसको हम सीरम ऑयल भी कह रहे हैं, इसमें जेल मौजूद होता है, ठीक है। जो ग्रीन ऑयल होती है, इसका सीक्वेंस देखिए, मैं इसके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपको डील करवा रही हूँ। येलो ऑयल में हमारे पास जेल मौजूद होता है। उस जेल से मुझे कोई बता सकता है ब्लड कोगुलेट कर जाता है या नहीं करता? मैम कर जाता है। मैम कर शाबाश। तो जाता है। जब हमने खुद जानबूझ के ब्लड को क्लोट कराना होता है, तब हम ये सीरम ऑयल यूज करते हैं, ठीक है। और एक जो लेवेंडर ऑयल है, उसको हम प्लाज्मा ऑयल कह देते हैं, क्योंकि उसमें हम प्लाज्मा सेपरेट करते हैं, और येलो ऑयल में सीरम सेपरेट करते हैं। तो बहुत कॉमन सेंस है, सीरम और प्लाज्मा का फर्क हमें ऑलरेडी सभी को पता है। मैं अगर बताऊंगी तो आप मजीद इरिटेट हो जाएंगे कि ये क्या बात हुई, हमें दोबारा से सारी पुरानी कहानियां सुनाई जा रही हैं। तो आई नो आपको बहुत अच्छे से पता है सीरम ऑयल। लेकिन आपने याद रखना है कि इसमें सीरम सेपरेट होता है, और ये जो हमारी प्लाज्मा ऑयल होती है, येलो जो हमारी पर्पल ऑयल है, लेवेंडर, इसमें प्लाज्मा मिलता है हमें। बाकी जो हमारी ग्रीन है, ये मोलिक्यूलर के लिए होती है। जितने भी जेनेटिक्स के टेस्ट होते हैं, क्रोमोसोमल स्टडीज होती हैं, वो सारी इस पे परफॉर्म की जाती हैं। ग्रे ऑयल में फ्लोराइड ऑक्सलेट होता है, और जो पर्पल टॉप ऑयल है उसमें ईडीटी होता है। और जो हमारी रेड ऑयल है, ये प्लेन ऑयल होता है, इसमें कोई एडिटिव नहीं होता। लेकिन हम ये नॉर्मल रूटीन में कम ही यूज करते हैं, बहुत कम। और जो हमारी स्काई ब्लू में है, उसमें सोडियम सिट्रेट होता है। स्काई ब्लू का क्या यूज बताया मैंने आपको, अगर वन वर्ड में बताना है किसी को? मैम कोएगुलेशन प्रोफाइल। कोगुलेशन टेस्ट में। जी, शाबाश। और बाकी जो ब्लैक कलर की वॉइल है, इसमें भी ईएसआर कर सकते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है, मैं वो स्टार्ट करने लगी हूँ, इस बात की क्लैरिटी के साथ कि हम उसको किस में परफॉर्म करेंगे। जो ईएसआर है ना, वो बेटा हम बेसिकली पर्पल वॉइल में, या जो हमारी लेवेंडर वॉइल है, इसी में परफॉर्म कर देते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि मैंने गूगल किया, और मैंने जब इमेजेस चेक किए गूगल के कि उस पे कौन सा ईएसआर के लिए हम बेस्ट वॉइल चूज करें, तो उस पे ब्लैक आ रही थी। फिर आप मुझसे लेक्चर के बाद पूछेंगे कि मैम ये क्या चक्कर है, आपने तो हमें बताया पर्पल टॉप वॉइल, अब वहां पे गूगल पे ब्लैक आ रहा है। जी, अगर आप बहुत अमीर है ना, तो फिर आप ईएसआर के लिए ब्लैक वॉइल यूज कर सकते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। और अगर आप नहीं कर पा रहे अफोर्ड, तो इट्स ऑल राइट, आप लेवेंडर वॉइल भी यूज कर सकते हैं। एक्चुअली जो हमारी ब्लैक ऑयल होती है ना, इसके अंदर जो एंटी कोगुलेंट होता है, वो थोड़ा महंगा होता है, थोड़ा कॉस्टली होता है। हर बंदा नहीं, मतलब कि हर लैब उसको अफोर्ड नहीं कर सकती। तो इसलिए उसकी वजह से सोडियम ट्राइसिट्रेट होता है उसके अंदर, तो उसकी वजह से फिर हम वो बहुत ज्यादा नहीं यूज कर सकते। मगर स्टैंडर्ड, अगर आप एसओपीज की बात कर रहे हैं, आप प्रोटोकॉल पे बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड्स पे बात कर रहे हैं, तो फिर मैं आपकी बात को गलत नहीं कह सकती। फिर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ब्लैक में ही होना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें नॉर्मल रूटीन की, तो नॉर्मल रूटीन में आपको ईएसआर आपकी सेम सीबीसी वॉइल में ही मिलेगा। अक्सर बात आपने ये चीज नोट की होगी कि जो बंदा आपको सीबीसी के लिए सैंपल दे के जाता है, वो कहता है मेरी वॉइल वेस्ट ना करना, ये मुझे दे देना, मैंने ईएसआर कराना है, मैंने ब्लड ग्रुपिंग भी करानी है इसमें से। ऐसा होता है ना? आपके साथ नहीं ऐसा होता कभी? यस मैम। यस। यस मैम। चलें, ठीक है, इसका मतलब आपको ये बात पता है। अब ईएसआर होता क्या है? ईएसआर स्टैंड्स फॉर एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। एरिथ्रोसाइट्स क्या होते हैं, अगर मैं आपसे पूछूंगी तो आप मुझे एरिथ्रोसाइट की बजाय बाकी भी सब बता देंगे। आप मुझे बताएंगे कि एरिथ्रोसाइट आरबीसीज होते हैं, ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसीज होते हैं, और थ्रोम्बोसाइट्स हमारे प्लेटलेट्स होते हैं। यानी अगर मैं आपसे सिर्फ एरिथ्रोसाइट पूछूं, तो आप मुझे बाकी दो भी बता देंगे, क्योंकि बहुत आसान सी बात है, बचपन वाली बात है। लेकिन इसका सेडिमेंटेशन और रेट का मतलब क्या होता है? तो अभी अभी हमने जब वो स्टार्ट ने अपने उसके ये चीज देखी थी कि आरबीसी नीचे बैठ गए, सेटल डाउन हो गए, इधर से ही हमने ये वाली बात को पिक करना है। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट क्या होता है? एरिथ्रोसाइट्स का सेटल डाउन हो जाना। अगर आप एक वॉइल में ब्लड डाल दें, एक ट्यूब में ब्लड डाल दें, जनरल बात कर रही हूँ मैं, लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते, मतलब इसके लिए भी हम दो तीन चीजों को तो मैंडेटरी करते हैं ना, कि ट्यूब कितनी लेंथ की होनी चाहिए, क्या उसका साइज होना चाहिए, क्या उसकी कंडीशंस होनी चाहिए। तो मैं अब जनरल बात कर रही हूँ, एक ट्यूब लें, उसमें ब्लड को डाल दें। आप नोट करेंगे कि थोड़ी देर बाद उसमें ब्लड आरबीसी नीचे को बैठ जाएंगे, और प्लाज्मा जो होगा वो ऊपर को आ जाएगा। ये चीज नोट की है किसी ने? यस यस मैम। मैम। क्या? अगर किसी ने नहीं की, तो आप ये अभी रिसेंट भी कर सकते हैं। जैसे अब आपने रात को अपने घर में से किसी का सैंपल लिया, और सुबह जाके आपने आपने लेट्स सपोज अपनी सिस्टर का लिया है, और लिया कौन सा आपने आपने उसकी चेक करनी है, यूरिक एसिड चेक करना।
अगर उसके, चले हम कह देते हैं उसके जॉइंट्स में बड़ी पेन होती है, तो उसने आपसे कहा कि भाई तुम हॉस्पिटल जाती हो, कुछ शर्म करो, बहन का इलाज तो करवाओ, जाके मेरी यूरिक एसिड चेक करा के लाओ। तो आपने कहा हाँ ठीक है, मैं उसी लैब में होती हूँ तो मैं कर दूंगी, कोई इतना मसला नहीं है, लाओ मैं तुम्हारा सैंपल ले लेती हूँ। आप उसे ऐसे कह देंगे। आप उसका 2 से 3 ml या मतलब 2 से 3 cc सैंपल लेके, अब आपके पास रात को तो नहीं मशीन, आपने अगले दिन जाके बैकमैन कोल्टर पे अपना लगाना है सैंपल। अगर आपने सीरम पे टेस्ट करना है, ज्यादातर जो है हम बैकमैन कोल्टर यूज कर रहे हैं, बाकी उसके अल्टरनेटिव्स भी बहुत अच्छे अच्छे आ चुके हैं। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अपनी अक्ल इस्तेमाल करेंगे, मतलब जितनी का आपको समझ आ रही है। अब आपकी बहन का सैंपल है, जाया तो आप नहीं होने देंगे, तो आप कहाँ रखेंगे, कभी आप फ्रिज में रख देंगे, कभी आप उसको गर्मी देने की कोशिश करेंगे, कभी आप उसको माहौल ज्यादा गर्म देने, मतलब जितनी आपकी सेंसेस काम कर रही हैं। लेकिन अगर आपने प्रॉपर पढ़ा होगा, आप एक अच्छे स्टूडेंट होंगे, तो आपको पता होगा कि मैंने सैंपल फ्रेश लेना है। अगर आप में मतलब इतनी सेंसेस स्टेबल हैं कि बहन ने सुबह भी घर ही होना है, तो फिर आप रात की बजाय सुबह को सैंपल ले लें। लेकिन लेट्स सपोज कोई इतनी दूर से बंदा आया जो सुबह सुबह आपके पास नहीं आ सकता, और आपने उसका सैंपल लेके सुबह निकलना है हॉस्पिटल के लिए, तो फिर आप लेके क्या करेंगे, गर्म जगह पे रखेंगे किचन के पास, या आप प्रेफर करेंगे कि मैं थोड़ी रेफ्रिजरेटेड एरिया में कहीं, जहाँ थोड़ी सी ठंडक हो, मैं वहां पे रखूं। मैम ठंडक। अगर हम रेफ्रिजरेटर पे। नॉर्मल नॉर्मल ट्रेंड की बात करें, अभी मैं यूरिक एसिड वाली एग्जांपल निकाल दूं, मैं बिल्कुल जनरल बात करूं कि मैं चाहती हूँ कि मेरा खून क्लॉट ना हो, उसके लोथड़े ना बन जाए, कहीं वो क्लॉटेड ना हो जाए, तो मैं क्या करूंगी, कौन सा टेम्परेचर प्रोवाइड करूंगी। मैम लो टेम्परेचर, मोटे टेम्परेचर। तो आप रेफ्रिजरेटर। ये चीज, जी आप अपनी लैब का माहौल याद कर लें, आपकी लैब में हीटर ऑन होते हैं या एसी ऑन हुए होते हैं, गर्मी सर्दी दोनों मौसमों में। चिलर्स होते हैं, एसी होते हैं, वो आपके लिए थोड़ी होते हैं। मैं अक्सर ये बात आप लोगों से कहती हूँ कि आप इस वहम को निकाल दें कि गवर्नमेंट ने आपके लिए 2-2 3-3 लाख के सेटअप्स किए हुए हैं, मतलब एक दिन में आपको इतने, एक लैब में 3-3 चिलर्स, 2-2 एसी मौजूद हैं, वो आपके लिए नहीं है, वो सैंपल्स के लिए है। अगर सैंपल्स डिस्टर्ब हो गए तो टेस्टिंग ही नहीं सही होगी। तो हम सैंपल लगाने से पहले उसको क्लॉट करा दें, हम इतने पागल नहीं है। तो हम उसको टेम्परेचर देने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वहां क्लोटिंग ना हो। आपको पसीना आ भी जाए तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन सैंपल्स का खराब होना हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए वो टेम्परेचर, तो अगर इस तरह का केस कभी आपको फेस करना पड़ जाए कि आपको किसी का सैंपल लेना पड़ गया घर में, और आपने सुबह तक उसको संभाल के रखना है, तो फिर आपको इसको डील करना आना चाहिए नॉर्मल। ठीक है। और ईएसआर क्या है, ये आप ट्यूब देख रहे हैं कि एक ट्यूब लगाई होती है हमने। अब ये ट्यूब कौन सी है, इसके लिए दो मेथड इस्तेमाल होते हैं अगर आप ईएसआर करना चाह रहे हैं। ईएसआर को करने के लिए हमारे पास जो बेहतरीन मेथड है, वो है विंट्रोप मेथड और वेस्टर्जन मेथड। जो मॉडिफाइड वेस्टर्जन मेथड है, ऑटोमेटेड मेथड है, इस पे हम बात नहीं कर रहे, हम जस्ट अभी जनरल बात करेंगे। अब इन दोनों में से, पहले दो में से स्टैंडर्ड कौन सा है, कोई मुझे बता सकता है, विंट्रोप्स या वेस्टर्जन मेथड? मैम स्टैंडर्ड जो, जी वेस्टर्जन। जी जी बिल्कुल ठीक वेस्टर्जन कहा ठीक आपने। है। तो जो हमें CISI ने दी है ना स्टैंडर्ड्स,